गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं से नया लेसन अध्याय 1 शुरू करने वाले हैं। संख्याओं की पुनरावृत्ति। संख्याओं की पुनरावृत्ति में सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में जानेंगे कि हम कितने प्रकार के संख्या के बारे में पढ़े कक्षा 7वीं में। तो सबसे पहले हम अपने दैनिक जीवन में जोड़ने घटाने जोड़ने के लिए जो उपयोग करते हैं संख्याओं को, उसे कहते हैं। सबसे पहले हमारा प्राकृत संख्या है। इसको हम एन से दर्शाते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। इसका समूह है, हम जितने सारे गिनने का उपयोग करते हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, 5। और इसमें जैसे सबसे पहले प्राकृत संख्या क्या 1 है, तो इसमें हमने क्या किया, इसमें एक जोड़ा तो दूसरा प्राकृत संख्या तो प्राप्त हुआ। इसमें हमने फिर एक जोड़ा तो तीसरा प्राकृत संख्या हो गया। इस 3 में हमने एक जोड़ा तो 4 प्राप्त होगा। उसी प्रकार इस 4 में हमने फिर एक जोड़ा तो अगला वाला प्राकृत संख्या प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम जो डैश डैश दिखा रहे हैं, तो हम प्राकृत संख्याओं को, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या का अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि हम कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना सोचे। जैसे हम मान जाए 1 लाख सोच रहे हैं, तो 1 लाख में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो हमें अगला प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है। डैश डैश का मतलब होता है अनंत। तो चलिए, यहाँ पे हम छोटे क्लास में पढ़े हैं परवर्ती। इतना बड़ा अक्षर ठीक है मैडम? परवर्ती संख्या। हाँ सर, हाँ सर, दिख रहा है सर। दूसरा पूर्ववर्ती संख्या। परवर्ती संख्या मतलब है, जैसे हमने भी बताया कि 1 में हम 1 जोड़ेंगे तो 2 प्राप्त हुआ, और 2 में फिर हम 1 जोड़े तो 3 प्राप्त हुआ, और 3 में फिर से हमने 1 जोड़ा तो 4 प्राप्त हुआ। तो उसको हम परवर्ती संख्या कहते हैं। मान लीजिए 5 का परवर्ती संख्या क्या होगा? 5 का परवर्ती संख्या 6 होगा। अगर हम 6 ले रहे हैं तो 6 का परवर्ती संख्या क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 7 का परवर्ती संख्या ले क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उसी प्रकार हम पूर्ववर्ती संख्या को लें। पूर्ववर्ती संख्या मतलब ये बाद में आया ना, परवर्ती मतलब बाद वाला। ठीक है, 5 का बाद क्या आएगा? 6 आएगा। 6 के बाद में क्या आएगा? 7 आएगा। 7 के बाद में क्या आएगा? 8 आएगा। उसी प्रकार हम दूसरा पूर्ववर्ती संख्या में चले, तो पूर्ववर्ती मतलब पहले होगा। तो जैसे हम यहाँ पे लें 5 का पूर्ववर्ती संख्या 4 होगा। 6 का ले, 6 का पूर्ववर्ती संख्या ले तो क्या होगा? 5 होगा। 7 का पूर्ववर्ती संख्या ले क्या होगा? 6 होगा। 6 जी। तो यहाँ पे हम परवर्ती संख्या मतलब किसी भी संख्या में 1 जोड़ते हैं तो उसकी अगली वाली संख्या प्राप्त होती है, उसको हम परवर्ती संख्या कहेंगे। और पूर्ववर्ती संख्या किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती संख्या मतलब उसमें 1 घटाएंगे। 5 में हमने 1 घटाया तो 4 प्राप्त हुआ, तो इसको हम पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। तो हम यहाँ पे ये निष्कर्ष निकालेंगे। अब बताइए, चलिए 1 का परवर्ती संख्या क्या होगा? 1 का परवर्ती संख्या क्या होगा? 2 होगा, है ना? 1 का परवर्ती संख्या 2 होगा। लेकिन यहाँ पे हम 1 का पूर्ववर्ती संख्या नहीं निकाल पाएंगे। तो 1 का
पूर्ववर्ती संख्या नहीं होता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, क्योंकि हमारी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, एक से लेकर अनंत तक चलता है, तो एक के पहले तो और कोई संख्या नहीं है, तो एक का पूर्ववर्ती संख्या नहीं होता। बाकी सभी संख्याओं का पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या होती है। तो यहाँ पे हमने एक निष्कर्ष निकाला कि एक का पूर्ववर्ती संख्या यहाँ पे प्राकृतिक संख्या में नहीं होता है। तो दूसरा निष्कर्ष हम निकालेंगे। चलिए, हमने प्राकृतिक संख्या के बारे में आपको बताए हैं कि अब सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत ना, क्योंकि हम कितने भी संख्या क्यों ना सोचे, चाहे 5 लाख हो चाहे 1 करोड़ हो, तो उसमें हम एक जोड़ेंगे तो अगला वाला संख्या प्राप्त होता है। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है, इसलिए हम इसको डैश डैश दर्शाए हैं। और इसमें देखकर बताइए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है भाई। सबसे छोटी मतलब पहले वाले है ना, सबसे छोटी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दूसरा निष्कर्ष, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक होती है। एक। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है बताइए, क्योंकि कितने भी बड़ी संख्या क्यों ना सोचे, उसके आगे एक संख्या आती है, तो इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है। डैश डैश का मतलब है ये अनंत की ओर अग्रसर है। इसको हम ऐसे भी दर्शाते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अनंत। तो ये हमने छोटा सा यहाँ पे इसका निष्कर्ष के बारे में देख लिए। अब इसके गुण के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संख्या के क्या क्या गुण होते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। तो चलिए, इसके गुण पहला क्या कहा जा रहा है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का आपस में योग करने से या गुणा करने से प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। हमें प्राकृतिक संख्या के समूह को ध्यान में रखना है। इसको हम n से दर्शाते हैं। तो एक से शुरू होता है और अनंत की ओर जाती है। तो यहाँ पे पहला निष्कर्ष कह रहा है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग करें या उन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करें, तो गुणा करने के बाद गुणनफल और योगफल आता है, वो भी एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो चलिए देखते हैं दो प्राकृतिक संख्या का योग और गुणा। करने पर जैसे एग्जांपल देखें, पहला है योग के लिए। तो चलिए कोई दो प्राकृतिक संख्या लेते हैं। चलिए आप लोग बताइए, एक से लेकर अनंत तक होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। तो चलिए हम लेते हैं, मान लिया 5 और 6। 5 और 6 प्राकृतिक संख्या है कि नहीं? हाँ, 5 और 6 प्राकृतिक संख्या है। तो पहले हम योग करते हैं। तो यहाँ पे हम योग करेंगे, 5 में हम 6 जोड़ेंगे
तो 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। अब बताइए हमने जो योगफल प्राप्त किया 11, ये कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या है ना। दूसरा हम गुना देखें, इन्हीं संख्याओं का अगर हम गुना करें, मतलब 5 एक प्राकृत संख्या है और 5 का हम 6 से गुना करेंगे, 6 एक प्राकृत संख्या है, तो इसको गुणनफल हम प्राप्त करेंगे 5 6 का 30। तो 30 क्या है बताइए, प्राकृत संख्या है कि नहीं? प्राकृत संख्या है। हाँ, तो ये हमारे प्राकृत संख्या के पहले गुण है कि दो प्राकृत संख्याओं का योग किया जाए या उसको गुणा किया जाए तो गुणनफल और योगफल भी प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। दूसरा निष्कर्ष इसको रब करते जा रहा हूं मैं। दूसरा हमारा गुण है कि यदि दो प्राकृत संख्या का संक्रियाएं 4 प्रकार की होती है ना। हमने योग देख लिया और गुणा देख लिया, अब 2 संक्रिया बचा है। कौन कौन सा बचा है? घटाना और भाग। ठीक है, तो दो प्राकृत संख्याओं का योग और गुणा करें तो प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। और दूसरा देखते हैं, जब दो प्राकृत संख्या का को घटाना एक प्राकृत संख्या नहीं होगा भी होगा और नहीं भी होगा, नहीं भी होगा। जैसे देखते हैं, चलिए, है ना। इसमें हमें तो कंफर्म हो गया कि दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ें और घटाएं, सॉरी गुणा करें तो उनका योगफल और गुणनफल भी प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। लेकिन दो प्राकृत संख्याओं को घटाएं तो जरूरी नहीं है कि वो प्राकृत संख्या ही प्राप्त हो। तो चलिए आइए उसको देखते हैं। जैसे इन्हीं संख्या को ले लें, हमने 5 और 6 लिया था, तो 5 में हम 6 और 5 ले लें तो 6 में हम 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। हाँ यशवंत सर जी, तो अब ना उसको मिटा के ऊपर लिखिए सर, अब नीचे नहीं दिख रहा है। हाँ वो लास्ट है। हाँ जी, 6 और 5 तक दिख रहा है। हाँ वही देखने के लिए इधर आया था। 6 में 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 1 प्राप्त होगा, है कि नहीं? 6 में 5 को हम घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। 1 जी, मैम स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना। हाँ सर। हाँ 6 में हम 5 घटाएंगे तो हमें 1 संख्या प्राप्त होगी। क्या? और ये 1 क्या है? प्राकृत संख्या है कि नहीं है? प्राकृत संख्या है, बिल्कुल है। लेकिन अगर हम 5 में 6 घटाते हैं, 5 में हम अगर 6 घटाते हैं तो चलिए सोचिए क्या आएगा। 6 के सामने में माइनस साइन है और 5 के सामने प्लस साइन है, अपोजिट साइन मतलब घटेगा। तो बड़ी संख्या हम छोटी संख्या घटा देंगे, 6 में हम 5 घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। और बड़ी संख्या के सामने में क्या साइन है? ऋण, तो ऋण लग जाता है। तो क्या ऋण एक प्राकृत संख्या है? नहीं है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि दो प्राकृत संख्याओं का घटाना करने पर प्राकृत संख्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये प्राकृत संख्या नहीं है। क्या नहीं है? चलिए अगला अगला गुण देखते हैं।
नियमों को देखते हैं यहाँ पे, जैसे इसको ऊपर रख कर रहा हूं मैं। चलिए, नियम पहला है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब ये है कि हम दो संख्या को जोड़ रहे हैं। मान लीजिए पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या कर रहे हैं तो जितना आ रहा है, और दूसरी संख्या में पहली संख्या करें उतना आ जाए तो इसको हम क्रम विनिमय नियम लागू होता है ऐसा कहेंगे। माना दो संख्या 3 और 4 है, तो पहले हम योग के लिए देखेंगे। योग के लिए योग मतलब धन। तो क्रम विनिमय नियम क्या कहता है, पहले नियम तो लिख दूं। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये लागू हो जाए। तो हमने यहाँ पे पहली संख्या a की जगह हम 3 ले लिया और b की जगह में 4 ले लिया। तो चलिए देखते हैं, 3 धन 4 करेंगे कितना आया, 7 आ गया, है ना। अब इसको क्रम को बदल दीजिए। चलिए, मतलब 4 में हम 3 जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा, 7 ही आएगा। 7। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि योग के लिए प्राकृतिक संख्या क्रम विनिमय नियम लागू होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 धन 4 बराबर 4 धन 3। दूसरा देखते हैं, गुणा के लिए देखते हैं। गुणा के लिए इन्हीं संख्या को लेते जाएंगे क्रम से ना, 3 और 4 को। गुणा के लिए क्या होता है, a गुणा b इज इक्वल टू b गुणा a होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर पहली संख्या में दूसरी संख्या को गुणा करें, जितना आ रहा है उतना ही अगर आ जाए, दूसरी संख्या में पहली संख्या को गुणा करें, तब हम कहेंगे कि गुणा के लिए क्रम विनिमय नियम लागू हो रहा है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं, तो पहली संख्या हमने लिया 3 और दूसरी संख्या भी लिया 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 गुना 4 बराबर, 3 में हम 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12। अब इसके क्रम को बदल दीजिए, 4 गुना 3 करें तो क्या हो जाएगा, 4 दिया 12 हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गुणा के लिए भी क्रम विनिमय नियम लागू होता है प्राकृतिक संख्या के लिए। तो 3 गुना 4 बराबर 4 गुना 3, ये नियम लागू हो गया। अगला चलते हैं, अब घटाना के लिए देखते हैं। घटाना के लिए तो अभी हमने देखा था ना कि नहीं लागू होता है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। संख्या को इसी को लेना है, 3 और 4 को। तो घटाना के लिए a ऋण b बराबर b ऋण a होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे क्रम विनिमय नियम लागू हो रहा है। ठीक है, तो चलिए a की वैल्यू हमने बताया पहले भी 3 और b की वैल्यू 4 है। तो चलिए रखते हैं a 3 ऋण 4, 3 में 4 घटाएंगे, अपोजिट साइन है, यहाँ पे 4 के सामने माइनस और 3 के सामने प्लस, अपोजिट साइन, तो माइनस मतलब घटा देना है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे 1 आएगा, और बड़ी संख्या के सामने में देखिए साइन क्या है, ऋण, तो ऋण लग जाएगा। अब उसी प्रकार अगर हम करें क्या, 3 ऋण 4 तो 4 ऋण 3 करें, 4 ऋण 3 तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बताइए ये दोनों बराबर है क्या, ऋण 1 और धन 1 बराबर है क्या, नहीं है। नहीं है सर। तो हम कह सकते हैं कि ये घटाने के लिए क्रम विनिमय नियम लागू
नहीं हो सकता, है ना। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 ऋण 4 बराबर नहीं होगा, क्योंकि बराबर नहीं है। 4 ऋण 3, ये हमारा घटाने के लिए लागू नहीं होगा, इसको पहले हमने देखा था। अब देखते हैं अगला साहचर्य नियम देखते हैं। साहचर्य नियम, इसको मैं रख कर रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। क्रम विनिमय नियम के बाद है साहचर्य नियम देखते हैं। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम क्या कहता है, इसमें 3 संख्याओं की जरूरत पड़ेगा। अभी हम सिर्फ प्राकृतिक संख्या के लिए देख रहे हैं। ध्यान रखना कि 1 से लेकर अनंत संख्या होती है, उसी में से प्राप्त होनी चाहिए। तो साहचर्य नियम क्या कहता है, a प्लस b प्लस c इतना करें और a प्लस b करने के बाद उसमें हम c कर दें तो दोनों बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे हमें 3 संख्याओं की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पे हमें 3 संख्या ले लेते हैं। पहला हम देखेंगे योग के लिए ना, ये सारे योग के लिए है। 3 संख्या मान लेते हैं 4, 5 और 6। ए मान लीजिए 4 है, बी मान लीजिए 5 है और सी मान लीजिए यहाँ पे 6 है। हो तो चलिए देखते हैं योग के लिए लागू होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे रखेंगे मान 4 धन कोष्टक में 5 धन 6, 5 धन 6। चलिए इसको हल कर दीजिए। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है बच्चों कि जो कोष्टक वाले पोर्शन है उसको सबसे पहले हल करते हैं। तो इसको पहले सेम टू सेम लिखेंगे। प्लस 5 में हम 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 5 6 11। अब ये दोनों पद को जोड़ दीजिए। 4 में हम 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमने क्या किया कि पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद मान लेते हैं। तो दूसरा और तीसरा पद को जोड़ने के बाद पहले पद को जोड़ें तो उसी प्रकार प्राप्त होने चाहिए जिस प्रकार पहले और दूसरे को जोड़कर तीसरे पद को जोड़ें। तो हमने तो ये वाला पोर्शन हल कर लिया। देखते हैं अब, चलिए 4 धन 5 कोष्टक 1 धन सी का मतलब क्या है, 6 है। तो हमने पहले बताया कि कोष्टक वाला पोर्शन को पहले हल करते हैं। यहाँ पे जो संक्रिया है, क्या संक्रिया है, धन है। तो 4 में 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 धन। अब इसमें 6 जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 9 6 15। तो इन दोनों को देखिए बराबर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि योग के लिए साहचर्य नियम क्या होता है, लागू होता है। अब बताइए ये 15 और ये 15 प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, बिल्कुल प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि यहाँ पे है सर, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम है सर, 15 प्राकृतिक संख्या है। जी जी। दूसरा देखेंगे, नेक्स्ट गुणा के लिए देखते सर हैं। आप ऊपर लिखिए जी ऊपर, यशवंत सर, हाँ आप ऊपर लिखिए, नीचे नहीं दिखेगा। ये इधर बगल में लिखता हूँ मैं। अब गुणा के लिए देखते हैं। दूसरा गुणा के लिए साहचर्य नियम, गुणा के लिए साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में ध्यान रखना बच्चों कि उसमें 3 संख्या होती है। तो अभी हम ध्यान दें, किसके लिए देख रहे हैं, प्राकृतिक संख्या के लिए देख रहे हैं। प्राकृतिक
संख्या के लिए देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखेंगे 4, 5 और 6 प्राकृत संख्या है, नियम लगा रहे हैं, तो नियम लगाने के बाद भी जो प्राप्त हो रहा है वो भी प्राकृत संख्या है कि नहीं। अब उसके बाद गुणा के लिए देखेंगे, है ना, तो इन्हीं संख्या को लेते हैं 4, 5 और 6। गुणा के लिए नियम क्या कहता है, a गुना b गुना c बराबर एक पहले कोष्टक में a गुना b और इंटू c। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हम दूसरे और तीसरे संख्या को गुणा करने के बाद पहले में गुणा करें तो वही संख्या प्राप्त होनी चाहिए जिस प्रकार पहले में दूसरे में गुणा करने के बाद, पहले और दूसरी संख्या को गुणा करने के बाद उसमें तीसरी संख्या का गुणा करें। चलिए इन्हीं संख्याओं को लेते हैं, तो चलिए पहले लेते हैं 4 गुणा कोष्टक में 5 गुणा 6। अभी गुणा क्यों है, यहाँ पे धन क्यों है, क्योंकि हमने गुणा के लिए हल कर रहे हैं इसको हमें। तो चलिए अब हमने पहले बताया कि कोष्टक वाले पोर्शन को पहले हल करते हैं। तो 4 गुना 5 में 6 का गुणा करेंगे तो 5 6 30, 6 बार पढ़ेंगे है ना, 5 6 30। अब 4 में 30 का गुणा कर दीजिए, है ना, तो क्या हो जाएगा, 4 शून्य शून्य और 4 12, 120 आ गया। अब बताइए कि 120 प्राकृत संख्या है कि नहीं। बिल्कुल है सर, है, क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं होती, अनंत होती है। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड को देखते हैं, कोष्टक में 4 गुना 5 गुना 6। अब इसका कहने का मतलब क्या है, अब पहले और दूसरी संख्या को पहले गुना करो तो कितना है, 4 पंचे 20 गुना 20 6। अब 20 का गुना 6 बार या 6 का गुना 20 बार, तो 6 शून्य में शून्य और 6 दूनी 12। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर आ रहा है ना, यहाँ पे 120 है, यहाँ भी 120 है, तब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि गुणा के लिए भी साक्षरी नियम लागू होता है। ठीक है, इस प्रकार होती है। तो आगे और पढ़े मैडम जी। नेक्स्ट क्लास में हम पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। हमारा टॉपिक से शुरू होगा, हमने संख्याओं की पुनरावृत्ति देख रहे हैं, तो हमने आज प्राकृत संख्या के बारे में बताए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पूर्ण संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। हाँ सर। तो अध्ययन करके रहेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है मैम, क्लास ओवर करें। हाँ सर, हाँ बढ़िया रहा सर। हाँ बस, अब बच्चे जुड़ते तो ज्यादा ठीक रहता मैम, एक ही तो बच्चे जुड़ते हैं। हाँ वही सर, इतना मेहनत कर रहे हैं बच्चे।